सो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अमित राज और स्वागत है आपका आप ही के चैनल द नॉलेज कंज्यूमर्स पे। आइए देखते हैं जो आज हम लोग लेक्चर है उसमें हम लोग क्या क्या चीजें पढ़नी है। ठीक है, तो आप लोग याद होगा जो हम लोग इससे पिछला लेक्चर था उसमें हम लोग जान चुके थे कि यूनियन लिस्ट क्या होता है और स्टेट लिस्ट क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था कि जो यूनियन लिस्ट होता है उसको कौन संभालता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, और जो स्टेट लिस्ट होता है उसको कौन संभालता है, स्टेट गवर्नमेंट। इतना हम लोग याद होगा ना। आइए हम समझते हैं कि हम लोग क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, एसएसटी क्लास 10 पॉलिटिक्स चैप्टर 2 फेडरलिज्म। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, जो हम लोग क्लास 10 की पॉलिटिक्स की बुक है उसका हम लोग चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं, जिसका क्या नाम है, फेडरलिज्म नाम है। ठीक है, आइए समझते हैं आज का हम लोग टॉपिक का क्या नाम है। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। ठीक है ना, हम लोग देखिए अभी तक हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, हम लोग जान चुके हैं कि यूनियन लिस्ट क्या होता है और स्टेट लिस्ट क्या होता है। ठीक है, आप लोग याद होगा कि मैंने आपको बताया कि जो यूनियन लिस्ट होता है उसको कौन संभालता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, और जो स्टेट लिस्ट होता है उसको कौन संभालता है, स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है ना, तो आइए समझते हैं कि कॉन्करेंट लिस्ट क्या होता है और रेजिडुअरी लिस्ट क्या होता है। देखिए ये दोनों लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे समझिएगा। ठीक है ना, ये क्या लिखा, व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री। आज का हम लोग टॉपिक क्या नाम है, व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री। ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो हमारे भारत देश को एक फेडरल कंट्री बनाती है। ठीक है ना, व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो हमारे भारत देश को एक फेडरल कंट्री बनाती है। तो आप लोगों को पता होगा फेडरल का मतलब क्या होता है। देखिए फेडरल से ही बना है फेडरलिज्म, फेडरल से ही बना है फेडरलिज्म। तो आप लोगों को पता होगा क्या होता है। देखिए मैंने आपको बताया भी, क्योंकि हम लोग चैप्टर का नाम है फेडरलिज्म। तो मैंने आपको बताया था कि फेडरलिज्म इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड अदर बॉडीज इज नोन एज फेडरलिज्म। ठीक है ना, सिंपल शब्दों में यही है कि फेडरलिज्म इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट इज नोन एज फेडरलिज्म। ओके, तो आइए समझते हैं हम लोग कि कॉन्करेंट लिस्ट क्या होता है और रेजिडुअरी लिस्ट क्या होता है। ठीक है ना, देखिए आज हम लोग क्या क्या जानेंगे, कॉन्करेंट लिस्ट जानेंगे, रेजिडुअरी लिस्ट जानेंगे, और हम लोग जानेंगे कि यूनियन टेरिटरी क्या होती है, केंद्र शासित प्रदेश क्या होते हैं, और वो जानेंगे हम लोग। ठीक है ना, आइए समझते हैं कि कॉन्करेंट लिस्ट क्या होता है। आज का हम लोग टॉपिक क्या नाम है, व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री पार्ट 2। हम लोग पार्ट 2 में, पार्ट 1 में जान चुके थे कि यूनियन लिस्ट क्या होता है और स्टेट लिस्ट क्या होता है। तो आज हम लोग समझेंगे कि कॉन्करेंट लिस्ट क्या होता है और रेजिडुअरी लिस्ट क्या होता है। आइए समझते हैं। कॉन्करेंट लिस्ट, बोथ यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन कॉन्करेंट लिस्ट। फिर समझिएगा आप लोग, कॉन्करेंट लिस्ट किसको कहते हैं। अगर कोई आपसे पूछ देगा कि कॉन्करेंट लिस्ट बताओ हमको, तो आप लोग क्या बताएंगे, बोथ यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन कॉन्करेंट लिस्ट। देखिए कॉन्करेंट लिस्ट वो ऐसा लिस्ट है जो कि जिस पर कि यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों लॉ बनाते हैं। कॉन्करेंट लिस्ट ऐसा लिस्ट है जिस पर कि यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों लॉ बना सकते हैं। ठीक है ना, कॉन्करेंट लिस्ट ऐसा लिस्ट है जिस पर कि यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों लॉ बना सकते हैं। ठीक है ना, बोथ यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन कॉन्करेंट लिस्ट। समझ गए ना आप लोग, बोथ यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन कॉन्करेंट लिस्ट। इतना समझ गए। देखिए आप क्या लिखा हुआ है, आइए समझते हैं कि कॉन्करेंट लिस्ट में ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं कॉन्करेंट लिस्ट में। समझिएगा आप लोग, अगर कोई आपसे पूछ देगा कि कॉन्करेंट लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं तो आप लोग क्या बताएंगे। देखिएगा आप लोग, एजुकेशन, फॉरेस्ट ट्रेड, मैरिज और एडॉप्शन। ठीक है ना, एजुकेशन, फॉरेस्ट ट्रेड, मैरिज और एडॉप्शन। अगर कोई आपसे पूछ देगा कि ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो कि कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं, तो आप लोग क्या बताएंगे, एजुकेशन, ठीक है ना, फॉरेस्ट ट्रेड, मैरिज और एडॉप्शन। एजुकेशन का मतलब शिक्षा, जैसे कि अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, ठीक है ना, तो उसको किसने बनाया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है, और वो सारे राज्यों में लागू भी होगी अभी। ठीक है ना, तो एजुकेशन पॉलिसी, आप लोग समझ गए ना कि एजुकेशन पॉलिसी किससे रिलेटेड है, तो एजुकेशन से रिलेटेड है। ठीक है ना, और जो फॉरेस्ट ट्रेड होता है, जो आप देखते होंगे बहुत सारे राज्यों में अलग अलग फॉरेस्ट ट्रेड होता है, वो कौन संभालता है, तो यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों लॉ बना सकते हैं इस पे। और जो मैरिज होता है, देखिए अभी आप लोगों ने हाल ही में सुना होगा कि जो लड़कियों की शादी होती थी पहले 18 साल की होती थी, अब उसको 21 साल बढ़ा कर दिया गया। जो पहले लड़कियों की शादी होती थी कितने साल हो जाती थी, 18 साल की हो जाती थी, और इस समय कितने समय हो गया है, तो 21 साल हो गया है। तो इसको किसमें आ जाएगा, मैरिज में आ जाएगा। ठीक है ना, आप लोगों ने भी सुना, अभी हाल ही का न्यूज है ये। ठीक है ना, 18 से 21 वर्ष की कर दी गई। किसकी, लड़कियों की शादी की उम्र कितनी कर देगी, कितनी कर दी गई है, 18 से 21 वर्ष की। पहले कितनी थी, 18 वर्ष थी, और उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है,
21 वर्ष कर दिया गया, ठीक है ना। तो बहुत ही बढ़िया काम है एक तरह से, ठीक है ना। ये कितना कर दिया गया है, 18 से 21 कर दिया गया है। पहले लड़कियों की शादी कितने पर होती थी, 18 साल पर, अब कितने पर हो सकती है, 21 साल पर लड़की की शादी हो सकती है, ठीक है। तो समझ गए आप लोग। अभी हाल ही में लॉ आया है कि लड़कियों की शादी अब 21 साल में होगी, ना कि 18 साल में। पहले क्या होता था कि बहुत ही कम उम्र में लड़कियों की शादी हो जाती थी, ठीक है ना। आप लोगों ने सुना होगा कि पहले बाल विवाह चलता था, ठीक है ना। तो उस समय लड़कियों की बहुत ही कम उम्र में शादी कर दी जाती थी, ठीक है ना। तो इस समय कितनी उम्र हो गई है, 21 साल। अगर आपसे पूछ देगा कि लड़कियों की शादी की उम्र इस समय कितनी है, तो आप लोग क्या बता देंगे, 21 साल बता देंगे, ठीक है ना। अभी नया नया ये आई है पॉलिसी, एक नया नया लॉ आया है, ठीक है ना। इतना समझ गए। तो आइए समझते हैं। मैंने आपको बता दिया ना कि कॉन्करेंट लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, एजुकेशन, फॉरेस्ट ट्रेड, मैरिज और एडॉप्शन। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे एनजीओ चलते हैं, बहुत सारे अनाथालय चलते हैं सरकार के द्वारा, तो किस में आ जाएगा, एडॉप्शन में आ जाएगा। बहुत सारे अनाथालय चलते हैं, बहुत सारे लड़कियों को पढ़ाने के लिए बहुत सारे एक तरह से बहुत सारे ग्रुप चलते हैं, तो किसमें आ जाएगा, एडॉप्शन में आ जाएगा, ठीक है ना। तो बहुत सारे अनाथालय चलते हैं, एनजीओ चलते हैं, तो किसमें आ जाएगा, एडॉप्शन में आ जाएगा। और एजुकेशन में क्या आ जाएगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ जाएगी। फॉरेस्ट में बहुत सारी पॉलिसी बनती है। और मैरिज में आ जाएगा, जो भी अभी हाल ही में जो एक लॉ लाया गया, पॉलिसी लाई गई है कि वो क्या है कि जो लड़कियों की शादी की उम्र है उसको 18 से 21 वर्ष की कर दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्य था ये, बहुत ही एक अच्छा कार्य है सरकार के द्वारा, ठीक है ना। तो आइए समझते हैं कि रेजिडुअरी लिस्ट क्या होता है। मैंने आपको बता दिया कि कॉन्करेंट लिस्ट क्या होता है। अगर आपसे पूछ देगा कि कॉन्करेंट लिस्ट क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे, बोथ यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है ना। और उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, एजुकेशन, फॉरेस्ट ट्रेड, ठीक है ना, एजुकेशन, फॉरेस्ट ट्रेड, मैरिज और एडॉप्शन। इतना समझ गए ना। देखिए कॉन्करेंट लिस्ट में एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, आप लोग समझिएगा। जो कॉन्करेंट लिस्ट है उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, लोग समझिएगा। इतना तो लोग समझ गया ना कि बोथ यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन कॉन्करेंट लिस्ट, ओके। और इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, एजुकेशन, फॉरेस्ट ट्रेड और मैरिज एडॉप्शन, इतना होते हैं। देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पे क्या लिखा, बोथ यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन कॉन्करेंट लिस्ट। अगर मान लीजिए कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, कॉन्करेंट लिस्ट की बात बता रहा हूँ, ठीक है ना, याद रखिएगा आप लोग। मैं आपको अभी कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में बता रहा हूँ, तो ठीक है ना। स्टेट गवर्नमेंट मान लीजिए कि किसी सब्जेक्ट पर लॉ बनाती है, ठीक है ना। मान लीजिए जो स्टेट गवर्नमेंट है वो किसी सब्जेक्ट पर लॉ बनाती है, और वही लॉ पर एक और जो इंडियन गवर्नमेंट है वो लॉ बनाती है। एक ही सब्जेक्ट पर यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों लॉ बनाते हैं, और जो लॉ है वो यूनियन गवर्नमेंट को सही नहीं लगता है, तो जो लॉ यूनियन गवर्नमेंट ने बनाया होगा वही मान्य होगा। फिर समझिएगा मैंने क्या बताया आपको, स्टेट गवर्नमेंट है और जो यूनियन गवर्नमेंट है इनमें दोनों का अधिकार है, दोनों लॉ बना सकते हैं, ठीक है ना। कॉन्करेंट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट दोनों का अधिकार है कि लॉ बना सकते हैं। अगर मान लीजिए कि स्टेट गवर्नमेंट ने किसी सब्जेक्ट पर लॉ बना दिया और वो यूनियन गवर्नमेंट को पसंद नहीं आया, यूनियन गवर्नमेंट लॉ कि इसमें कुछ सुधार किया जाना चाहिए, तो जो यूनियन गवर्नमेंट जो लॉ बनाया होगा ना वही लॉ मान्य रहेगा। अगर मान लीजिए इन दोनों के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा लॉ के द्वारा, लॉ के लिए इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, तो जो यूनियन गवर्नमेंट ने लॉ बनाया है ना वही मान्य रहेगा, ठीक है ना। तो समझ आप लोग, याद रखिएगा ना आप लोग। तो आइए समझते हैं कि रेजिडुअरी लिस्ट क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है भी। रेजिडुअरी लिस्ट आप लोग बुक में दिया है, रेजिडुअरी लिस्ट, तो समझिए क्या होता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर यूनियन गवर्नमेंट, देखिए अगर कोई आपसे पूछ देगा कि रेजिडुअरी लिस्ट पर कौन लॉ बनाता है, तो आप लोग क्या बताएंगे, यूनियन गवर्नमेंट बताएंगे। यूनियन गवर्नमेंट जो होती है वो रेजिडुअरी लिस्ट पर लॉ बनाती है। जो यूनियन गवर्नमेंट होती है, जो ये यूनियन गवर्नमेंट होती है वो रेजिडुअरी लिस्ट पर लॉ बनाती है, ठीक है ना। इतना समझिए आप लोग। तो अगर कैसे पूछ देगा कि रेजिडुअरी लिस्ट पर कौन लॉ बनाता है, तो आप लोग क्या बताएंगे, यूनियन गवर्नमेंट बताएंगे। और अगर कैसे पूछ दे कि रेजिडुअरी लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, तो आप लोग क्या बताएंगे, ध्यान सुनिएगा। अगर वो ऐसे पूछ देगा कि रेजिडुअरी लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, अगर आपसे पूछ देगा, मैं आपको देखिए बार बार रिपीट कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि आपको दिमाग में छप जाएगा। रेजिडुअरी लिस्ट पर कौन कौन लॉ बनाता है, तो लोग क्या बताएंगे, यूनियन गवर्नमेंट लॉ बनाती है, सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट बनाती है। जो रेजिडुअरी लिस्ट है ना उस पर कौन लॉ बनाता है, सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट लॉ बनाती है, ठीक है ना। अगर कोई ऐसे पूछ देगा कि यूनियन जो ये रेजिडुअरी लिस्ट है इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, तो आप लोग क्या बताएंगे, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वाले सब्जेक्ट आएंगे। देखिए अभी आप लोग अभी आप लोग जान रहे हैं जो हमारा भारत देश है वो डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है ना। जो हम लोग का भारत देश है वो बहुत अच्छे से डेवलपिंग कंट्री बनते जा रहा है और डेवलप कर रहा है बहुत ज्यादा, ठीक है ना। और वो क्या कर रहा है कि डिजिटल इंडिया बन रहा है।
बहुत सारे बैंक खाते खुल रहे हैं, बहुत सारे लोग फोन पे इस्तेमाल कर रहे हैं, पेटीएम इस्तेमाल कर रहे हैं, गूगल पे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये सब क्या है? सब डिजिटल इंडिया है। तो जो फोन पे हो गया, जो पेटीएम हो गया, जो गूगल पे हो गया, वो सब क्या एक तरह का सॉफ्टवेयर ही तो है, ठीक है ना, एक तरह का सॉफ्टवेयर ही तो है, ठीक है। तो वो किसमें आ जाएगा? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में आ जाएगा। ये समझ गए आप लोग? तो आप लोगों से कोई पूछ देगा कि रेजिडरी लिस्ट में कौन कौन सी लिस्ट आती है, तो लोग क्या बताएंगे? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की लिस्ट आती है। देखिए इसमें एक और बात है कि देखिए कॉन्करेंट लिस्ट समझिएगा, कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट में जो चीजें नहीं आती हैं वो किसमें आ जाएंगी? रेजिडरी लिस्ट में आ जाएंगी। जो बचा कुचा होगा ना, जो बचा कुचा लॉ बनाने के लिए सारी चीजें होंगी, वो किसमें आ जाएंगी? रेजिडरी लिस्ट में आ जाएंगी। आपसे कोई पूछ देगा कि व्हाट इज रेजिडरी लिस्ट, तो आप लोग बताएंगे, ठीक है ना। अगर ऐसे पूछ देगा कि रेजिडरी लिस्ट क्या होता है, तो आप लोग बताएंगे कि रेजिडरी वो लिस्ट होती है जो कि ना कि देखिए जो कॉन्करेंट लिस्ट है, देखिए हम लोगों ने कौन कौन सी लिस्ट पढ़ ली है? कॉन्करेंट लिस्ट पढ़ लिया है, कॉन्करेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट हम लोग 3 तरह के पढ़ चुके हैं, कॉन्करेंट, यूनियन और स्टेट, ठीक है ना। तो इन तीनों में जो लिस्ट, जो सब्जेक्ट नहीं आएगा, इन तीनों में जो सब्जेक्ट नहीं आएगा ना, वो सब्जेक्ट किसमें आ जाएगा? रेजिडरी लिस्ट में आ जाएगा। फिर समझिएगा, अगर कोई आपसे पूछ देगा कि रेजिडरी लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, तो आप लोग क्या बताएंगे? तो आप लोग ये बताएंगे कि जो सब्जेक्ट ना कि कॉन्करेंट लिस्ट में आता हो, ना यूनियन लिस्ट में आता हो, ना स्टेट लिस्ट में आता हो, वो किसमें आ जाएगा? रेजिडरी लिस्ट में आ जाएगा। जो बचा कुचा सब्जेक्ट होगा ना, वो किसमें आ जाएगा? रेजिडरी लिस्ट में आ जाएगा। नाम से ही पता आप लोग चल जाएगा, रेजिडरी लिस्ट। रेजिडरी का मतलब क्या होता है? बचा कुचा, ठीक है ना। तो जो सब्जेक्ट जो कि ना कि कॉन्करेंट लिस्ट में आता हो, ना यूनियन लिस्ट में आता हो, ना स्टेट लिस्ट में आता हो, जो सब्जेक्ट ना कॉन्करेंट लिस्ट में आता हो, ना यूनियन लिस्ट में आता हो, ना स्टेट लिस्ट में आता हो, वो किस में आ जाएगा? रेजिडरी लिस्ट में आ जाएगा। समझ गए? इतना याद रहेगा। उसके बाद समझते हैं क्या पढ़ना है। देखिए अब हम लोग को जानना है कि यूनियन टेरिटरी क्या होती है। आप लोगों ने सुना होगा कि यूनियन टेरिटरी क्या होती है। आप लोग में से कुछ लोग जानते ही होंगे कि केंद्र शासित प्रदेश क्या होते हैं। हम लोग इतना समझ गए कि कॉन्करेंट लिस्ट क्या होता है, रेजिडरी लिस्ट क्या होता है। अब हम लोग समझेंगे कि यूनियन टेरिटरी क्या होती है, केंद्र शासित प्रदेश क्या होते हैं। तो आप लोग को पता होगा हमारे भारत में कितने राज्य हैं? इतना तो आप लोग पता होगा ना, 28 राज्य हैं, ठीक है। हमारे भारत देश में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। और कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो 8। हमारे भारत देश में कुल 28 राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो 8, ठीक है ना। आप लोगों ने सुना होगा कि जो हमारे 8 यूनियन टेरिटरी हैं, उसको उस पे कौन लॉ बना सकता है या उसको कौन चलाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है। देखिएगा आप लोग, देखिए आप क्या, सम स्टेट डू नॉट हैव इक्वल पावर। यहाँ पे यही बात लिखी हुई है कि जो हमारे भारत में बहुत सारे राज्य हैं, उसमें से कुछ राज्य ऐसे हैं जिनके पास एक स्पेशल स्टेटस होता है। हमारे भारत देश में कुछ ऐसे राज्य हैं जिनके पास एक स्पेशल स्टेटस होता है, एक स्पेशल दर्जा दिया जाता है उसको, ठीक है ना। तो यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? केंद्र शासित प्रदेश। देखिए नाम में छुपा हुआ, केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र कौन होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। केंद्र कौन होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। केंद्र कौन होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है ना। यूनियन टेरिटरी को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? यूनियन टेरिटरी को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? केंद्र शासित प्रदेश। समझिएगा आप लोग, हम लोग यूनियन टेरिटरी को क्या कहते हैं? केंद्र शासित प्रदेश। तो यहां पर क्या लिखा हुआ? केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं हम लोग। यूनियन टेरिटरी को केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। तो नाम में ही छुपा हुआ है, ध्यान देखिएगा आप लोग, नाम में ही छुपा हुआ केंद्र शासित। किसके द्वारा शासित किया जाएगा? केंद्र के द्वारा शासन चलेगा, केंद्र के द्वारा शासन चलेगा। तो उसी को हम लोग क्या बोल देंगे? यूनियन टेरिटरी बोल देंगे। समझ गए ना आप लोग? देखिए समझ गए ना। तो अगर ऐसा पूछ देगा कि यूनियन टेरिटरी क्या होती है, आप लोग को अगर हिंदी में नाम पता होगा इसका, यूनियन टेरिटरी का आप लोग को अगर हिंदी में नाम पता होगा तो आप लोग बता देंगे कि यूनियन टेरिटरी क्या होती है। यूनियन टेरिटरी को हम हिंदी में क्या कहते हैं? केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं। तो केंद्र शासित, 2 वर्ड है, केंद्र और शासित। तो किसके द्वारा शासित किया जाएगा? केंद्र के द्वारा। उसी को हम क्या बोल देंगे? यूनियन टेरिटरी बोल देंगे। समझ गया ना? केंद्र शासित, देखिए समझिएगा, केंद्र शासित प्रदेश। तो किसके द्वारा शासन होगा इस पर? केंद्र के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो यहाँ यही बात लिखी हुई है, यूनियन टेरिटरी, सेंट्रल गवर्नमेंट हैव स्पेशल पावर ऑन यूनियन टेरिटरी। सेंट्रल गवर्नमेंट हैव स्पेशल पावर ऑन यूनियन टेरिटरी।
जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसके पास स्पेशल पावर होता है यूनियन टेरिटरी को चलाने के लिए। इतना समझ गए। और मैंने आपको बता दिया कि केंद्र शासित, मैंने आपको बता दिया कि यूनियन टेरिटरी को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं। तो इसके नाम में ही छुपा हुआ है केंद्र और शासित, ठीक है ना। तो केंद्र का मतलब क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, और शासित का मतलब क्या होता है, एक तरह से रूल करना है। तो जो केंद्र होती है उस पर रूल करती है। इतना समझ गए आप लोग, समझ गए आप लोग। देखिए अगर और मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। केंद्र देखिए जो यूनियन टेरिटरी है, मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि जम्मू कश्मीर है, वो क्या है, केंद्र शासित प्रदेश था, ठीक है ना। और जो दमन दीव हो गया, दादरा नगर हवेली हो गई, सब क्या है, ये सब केंद्र शासित प्रदेश है। चंडीगढ़ हो गया, वो क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है ना। इतना समझ गए आप लोग। तो बस इसमें सिर्फ इतना ही था। और ऐसे समझते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हो, इफ एनी चेंज। आप लोग समझ गए ना कि यूनियन टेरिटरी क्या होती है, ठीक है ना। देखिए जम्मू कश्मीर था, उसके पास क्या था, पहले उसका एक अलग झंडा था, उसका एक अलग संविधान था। जो जम्मू कश्मीर था ना, वो हम लोग के भारत देश के संविधान को नहीं मानता था पहले, ठीक है ना। जब 370 हट गया, जब आर्टिकल 370 हट गया, तो जम्मू कश्मीर एक तरह से हम लोग का प्रॉपर अपने साथ आ गया, ठीक है ना। तो जम्मू कश्मीर था पहले, वो हम लोग का भारत देश में, मतलब भारत देश के संविधान को नहीं मानता था। और जम्मू कश्मीर का एक अलग झंडा था, अलग फ्लैग था। जो जम्मू कश्मीर था पहले, उसके पास एक अलग फ्लैग था, अलग कॉन्स्टिट्यूशन था, ठीक है ना। तो जब से आर्टिकल 370 हट गया, तो एक तरह से जम्मू कश्मीर हम लोग साथ हो गया। एक तरह से अच्छे से हम लोग का जम्मू कश्मीर हम लोग का एक राज्य हो गया। देखिए पहले क्या था कि जो जम्मू कश्मीर था उसमें लोग जमीन नहीं खरीद सकते थे, लेकिन आप जमीन खरीद सकते हैं। इतना समझ गए आप लोग, इतना समझ गए। तो आइए समझते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो इतना समझ गए ना कि यूनियन टेरिटरी क्या होती है, केंद्र शासित प्रदेश, जिस पर केंद्र रूल करता है उसे क्या बोल देंगे, यूनियन टेरिटरी बोल देंगे। आइए समझते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफ एनी चेंज रिलेटेड टू पावर शेयरिंग ऑफ गवर्नमेंट। समझिएगा लाइन को, बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ एनी चेंज रिलेटेड टू पावर शेयरिंग। आप लोगों को पता है जो हम लोग का भारत देश है वो क्या है, फेडरलिज्म फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को मानता है। जो हम लोग का भारत देश है वो किस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को मानता है, फेडरलिज्म, डिवाइड ऑफ पावर, ठीक है, डिवाइडेशन ऑफ पावर, उसी का बोल देंगे हम लोग फेडरलिज्म बोल देंगे। जो हम लोग का भारत देश है वो किस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को मानता है, तो फेडरलिज्म फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को मानता है। जो हम लोग का भारत देश है वो किस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को मानता है, तो फेडरलिज्म फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को मानता है। तो समझ गए। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, इफ एनी चेंज रिलेटेड टू पावर शेयरिंग। आप लोग को पता होगा जो हमारे भारत देश है उसमें कितने प्रकार की गवर्नमेंट है, 3 प्रकार की, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। 3 प्रकार की गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। 3 प्रकार की गवर्नमेंट होती है और इन तीनों प्रकार की गवर्नमेंट में पावर शेयर होती है। इन तीनों प्रकार की गवर्नमेंट में पावर शेयर होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। इन तीनों गवर्नमेंट के बीच में पावर शेयर होती है। तो यहाँ पे यही बात लिखी हुई है कि इफ एनी चेंज रिलेटेड टू पावर शेयरिंग ऑफ गवर्नमेंट। अगर मान लीजिए कि इन तीनों गवर्नमेंट के बीच में कुछ पावर शेयरिंग को चेंज करना हो, पावर शेयरिंग के सिस्टम को चेंज करना होगा, उसके लिए हम लोग को क्या क्या करना होगा। इफ एनी चेंज रिलेटेड टू पावर शेयरिंग ऑफ गवर्नमेंट, समझिएगा, इफ एनी चेंज रिलेटेड टू पावर शेयरिंग ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की पावर शेयरिंग में कुछ चेंज करना होगा, उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, यही बात नीचे लिखी हुई है। इफ एनी चेंज रिलेटेड टू पावर शेयरिंग ऑफ गवर्नमेंट, इफ एनी चेंज रिलेटेड टू पावर शेयरिंग ऑफ गवर्नमेंट। अगर मान लीजिए कि हमारे भारत देश के गवर्नमेंट के सिस्टम को, गवर्नमेंट के पावर शेयरिंग के सिस्टम को, उसमें कुछ चेंज करना होगा, तो हम लोग क्या करना होगा, 2/3 मेजोरिटी पार्लियामेंट। आप लोगों को पता है पार्लियामेंट क्या होता है, आप लोगों को पता होगा जो लोकसभा, जो राज्यसभा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट। दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं हम लोग, पार्लियामेंट बोलते हैं। जो पार्लियामेंट होता है उसमें कितने हाउस होते हैं, 2 हाउस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। जो हम लोग का पार्लियामेंट है उसमें कितने हाउस होते हैं, 2 हाउस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है ना। तो लोकसभा में कितनी सीट होते हैं, 543। और पहले क्या था कि 2 थे। पहले क्या था कि जो एंग्लो इंडियन थे उनको 2 सीट दी जाती थी। तो पहले कितने थे, 545 था, और अभी कितना है, 543 है। जो लोकसभा उसमें कितनी सीट होती है, 543 होती है। पहले कितनी थी, 545 थी, ठीक है ना। अब कितनी है, 543 है। और जो राज्यसभा है उसमें मैक्सिमम कितनी सीट हो सकती है, 250। जो राज्यसभा है उसमें मैक्सिमम 250 सीट हो सकती है, और इस समय कितनी सीट है, 245 सीट है, ठीक है ना। जो राज्यसभा है उसमें कितनी सीट होती है, 250 मैक्सिमम होती है। जो राज्यसभा है उसमें 250 मैक्सिमम सीट होती है, लेकिन अभी कितना है, 245 है। और जो लोकसभा है उसमें कितनी सीट होती है, 545 थी पहले, और अब कितनी है, 543 है, ठीक है। इतना समझिए आप लोग। तो पार्लियामेंट में कितने हाउस होते हैं, 2 हाउस होते हैं, ठीक है ना।
लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है ना, लोकसभा और राज्यसभा। अगर मैं यही आपसे पूछ दूं कि राज्य में कितने हाउस होते हैं, राज्य के पार्लियामेंट में कितने हाउस होते हैं, आप लोग क्या बताएंगे? 2 हाउस बताएंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। विधानसभा और विधान परिषद कहां पर होते हैं? राज्य में होते हैं। विधानसभा और विधान परिषद कहां पर होते हैं? तो राज्य में होते हैं, ठीक है ना। विधानसभा और विधान परिषद, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, क्या समझ गए आप लोग? आइए समझते हैं क्या लिखा हुआ है। इफ एनी चेंज रिलेटेड टू पावर शेयरिंग गवर्नमेंट, अगर मान लीजिए कि गवर्नमेंट की पावर शेयरिंग सिस्टम में कुछ चेंज करना होगा। इफ एनी चेंज रिलेटेड टू पावर शेयरिंग ऑफ गवर्नमेंट, अगर मान लीजिए कि गवर्नमेंट की पावर शेयरिंग में कुछ चेंज करना होगा तो उसके लिए 2/3 मेजोरिटी किसमें चाहिए? पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में 2/3 बहुमत चाहिए। लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 बहुमत चाहिए, ठीक है ना। पार्लियामेंट में 2/3 बहुमत चाहिए, दोनों हाउस में 2/3 बहुमत चाहिए, ठीक है ना। 2/3 मेजोरिटी किसमें चाहिए? पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में अगर 2/3 मेजोरिटी से 2/3 मेजोरिटी से बिल पास हो जाएगा तो वो लॉ चेंज हो जाएगा। और हाफ ऑफ द टोटल स्टेट रेटिफाइड लेजिस्लेचर, देखिए, और जो हमारे भारत देश में 28 राज्य है ना, उसमें से कम 14 राज्यों के असेंबली और काउंसिल से, 14 राज्यों के विधानसभा और विधान परिषद से क्या चाहिए? मंजूरी चाहिए कि हाँ ये बिल सही है, हाँ ये लॉ सही है। फिर समझिएगा आप लोग, इफ एनी चेंज रिलेटेड टू पावर शेयरिंग, मान लीजिए कि हमारे भारत देश की गवर्नमेंट के सिस्टम में, गवर्नमेंट के पावर शेयरिंग के सिस्टम में कुछ चेंज करना होगा, उसके लिए 2/3 बहुमत किसमें चाहिए? पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में 2/3 बहुमत चाहिए। लोकसभा और राज्यसभा में बहुमत चाहिए 2/3, 2/3, 2/3 बहुमत चाहिए पार्लियामेंट में, लोकसभा और राज्यसभा में। और हाफ ऑफ द टोटल स्टेट रेटिफाइड लेजिस्लेचर, और जो हम लोग भारत देश में 28 राज्य हैं, कम से कम 14 राज्यों के लेजिस्लेचर से सहमति चाहिए, ठीक है ना। तो समझिए आप लोग, तो आप लोग ऐसा है कि आप लोग समझ में आ गया पूरी चीज, ठीक ना। मैंने आपको सारी चीजें बता दी है, और मैंने आपको बता दिया कि इफ एनी चेंज रिलेटेड टू पावर शेयरिंग, अगर मान लिया हमारे भारत देश के गवर्नमेंट की पावर शेयरिंग सिस्टम में कुछ चेंज करना होगा, उसके लिए 2/3 मेजोरिटी किसमें चाहिए? पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में 2/3 बहुमत चाहिए, याद रखिएगा। लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 बहुमत चाहिए। और जो हमारे भारत देश में 28 राज्य हैं, कम से कम 14 राज्यों के विधानसभा और विधान परिषद से क्या चाहिए? सहमति चाहिए। तो समझ गए आप लोग? तो आप लोग इतना समझ में आ गया ना। इस टॉपिक में सिर्फ इतना ही था। देखिए, मैंने आपको पढ़ा दिया ना, आप लोग मेरे लेक्चर को सुनिएगा अच्छे से, और उसके बाद उसको बुक से रिवाइज करिएगा। उसके बाद अगर आपको कोई भी डाउट होता है ना, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है ना। मैंने आपको इतना बता दिया। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है कहीं पर भी ना, तो आप लोग 2 बार लेक्चर देखिए, 3 बार लेक्चर देखिए। उसके बाद आप लोग, अगर आपको नहीं समझ में आता है ना, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। मैंने आपको इतना पढ़ा दिया है, ठीक है ना। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है ना। इतना आप लोग अच्छे से बुक से रिवाइज करिए, अच्छे से वर्ड बाय वर्ड पढ़िएगा, वर्ड बाय वर्ड पढ़िएगा, ठीक है ना। वर्ड बाय वर्ड पढ़िए और अच्छे से रिवाइज करिए। और उसके बाद आपको कोई डाउट होता है आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैंने आपको बता दिया है कि कॉन्ग्रेंट लिस्ट क्या होता है, रेजिडुअरी लिस्ट क्या होता है, और यूनियन टेरिटरी क्या होती है, ठीक है। तो समझ गए ना आप लोग? यूनियन टेरिटरी को क्या बोलते हैं? केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं, ठीक है ना। तो समझ गए आप लोग? इस टॉपिक में सिर्फ इतना ही था, ठीक है ना। मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर आपको कोई डाउट होता है आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।